नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। यहाँ पर यूपीटेट एग्जाम 2026 जो कि काफी नजदीक आ चुकी है, उसी को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण अध्ययन के 200 प्रश्न आपको कंप्लीट एक ही वीडियो में यहाँ पर मिलने वाले हैं। और यहाँ पर ये हमारी क्विक रिवीजन सीरीज होगी जहां पर कम समय में ज्यादा प्रश्न आप देख पाएंगे। चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, पारिस्थितिक तंत्र का सबसे प्रयोग पहले किसने किया था? तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हमारा जो हो जाता है वो हो जाता है एजी टेंसले ने। यहाँ पर सन 1935 में इसका प्रयोग किया था। एजी टेंसले ने ही यहाँ पर बताया था कि जो जैविक और अजैविक जो घटक होते हैं वो मिलकर एक तंत्र बनाते हैं और उसी तंत्र को हम कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। तो ये बात बताने वाले जो थे वो यहाँ पर एजी टेंसले थे, जो कि 1935 में इन्होंने यहाँ पर ये बात जो थी वो स्पष्ट की थी। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, सरल सा प्रश्न, इसको आप 5 जून याद रख सकते हैं, याद ही है और कई बार प्रश्न पूछा भी गया प्रश्न है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय ही होता है। यहाँ पर खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा होती है वो हमेशा उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता और फिर इस तरह एक ही दिशा में वो बहती है। यहाँ पर लिंडमैन का 10% नियम जो था वो किससे संबंधित है? तो ये ऊर्जा के स्थानांतरण से नियम जो है ये संबंधित है। और इस नियम के अनुसार जो होता है ऊर्जा यानी कि पोषण स्तर से एक स्तर से दूसरे स्तर में केवल 10% ही स्थानांतरित होती है, बाकी 90% जो होती है वो नष्ट हो जाती है। आगे देखिए, भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट जो है वो किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय जो है इन्हें यहाँ पर कहा जाता है हॉटस्पॉट। रेड डाटा बुक जो है ये कौन जारी करता है? तो यहाँ पर आईयूसीएन जो है ये रेड डाटा बुक को जारी करता है। चिपको आंदोलन कैसे बच सकता है पर्यावरण अध्ययन में? तो यहाँ पर चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जो थे वो यहाँ पर थे। आगे बात करते हैं, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र का आधारभूत या प्राथमिक स्रोत जो होता है वो क्या होता है? तो हम सभी जानते हैं सूर्य ही यहाँ पर मुख्य ऊर्जा का स्रोत होता है। यहाँ पर प्राथमिक स्रोत ये आधारभूत स्रोत कहलाता है। यहाँ पर अगला प्रश्न आता है, बमियान या शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी साइलेंट वैली केरल में यहाँ पर ये स्थित है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष यहाँ पर लागू हुआ था? वर्ष 1986 में ये लागू किया गया था। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं शामिल होती है? तो वो मंडल होता है क्षोभ मंडल, जो सबसे निचली परत होती है जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं जो होती है वो होती है। ये ध्यान रखिएगा, ये सारे प्रश्न जो है पहले पूछे भी गए प्रश्न है ना। तो यहाँ पर प्रश्न आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये बन जाते हैं। आगे देखिए, ओजोन परत जो है वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल में ये पाई जाती है। विश्व ओजोन दिवस हम मनाते हैं 16 सितंबर को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर जिम्मेदार होती है, साथ ही नाइट्रोजन ऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे प्रमुख गैस मानी जाती है वो मानी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। और भी गैसें होती है पर यहाँ पर मुख्य मानी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। बीओडी जो टेस्ट होता है इससे क्या मापा जाता है? जल प्रदूषण जो है वो इससे मापा जाता है बीओडी के माध्यम से। पीने के पानी में आर्सेनिक के प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? तो यहाँ पर ब्लैक फुट नामक जो बीमारी होती है वो पीने के पानी में आर्सेनिक के प्रदूषण से देखने को मिलती है। मिनीमाता रोग जो है पानी में किस धातु के घुलने से होता है? तो पारा या मरकरी जब पानी में घुल जाता है तो मिनीमाता रोग जो है वो देखने को मिलता है। धुंध या स्मॉग जो होता है ये किन दो चीजों से मिलकर बना होता है? तो इस धुंध या स्मॉग के अंदर धुआं होता है, साथ में कोहरा होता है और इन दोनों से मिलकर के यहाँ पर धुंध या स्मॉग बनता है। स्वचालित वाहनों से निकलने वाली सबसे जहरीली गैस कौन सी होती है जो हीमोग्लोबिन को प्रभावित करती है? वो कहलाती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। यहाँ पर भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यहाँ पर जिम कॉर्बेट जो है ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर बनता है। एक सींग वाले गैंडे के लिए मुख्य रूप से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रमुख है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो थी ये कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1973 को भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो थी की गई थी।
गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के संरक्षण के लिए? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है एशियाई शेर के लिए यहाँ पर संरक्षण के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न आता है केबुल लामजाओ जो कि दुनिया का एकमात्र 13वां राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहां पर स्थित है? मणिपुर की लोकटक झील पर यह स्थित है। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में आता है? लखीमपुर खीरी में ये आता है। इसी के साथ में पक्षियों का स्वर्ग किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में है, जो कि यहाँ पर पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, वो किस राज्य में है? यहाँ पर यह आता है हिमाचल प्रदेश में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया? गंगा नदी की जो डॉल्फिन होती है, मछली है, जिसे यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। चिपको आंदोलन की तरह दक्षिण भारत में कौन सा वृक्ष बचाओ आंदोलन चलाया गया था? तो देखिए चिपको आंदोलन जो था काफी यहाँ पर प्रसिद्ध हुआ था, और इसी तरह से दक्षिण भारत में भी एक वृक्ष बचाओ आंदोलन चला था जिसका नाम था अपिको आंदोलन। आगे देखिए, किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टिमलेशिया रोग होता है? विटामिन डी की कमी से। एनीमिया रोग शरीर में किसकी कमी से होता है? आयरन, लोहा या हीमोग्लोबिन भी कह सकते हैं। मलेरिया की दवा जो कुनेन होती है किस पौधे से छाल से प्राप्त की जाती है? सिनकोना पौधे छाल से। क्वाशियोर्कर रोग, मरासम रोग बच्चों में किसकी कमी से होता है? तो ये प्रोटीन की कमी से रोग देखने को मिलता है। दूध की शुद्धता मापने के लिए हम यंत्र प्रयोग में लाते हैं, वो होता है लैक्टोमीटर। उसी प्रकार जल में घुलनशील विटामिन के अंतर्गत आते हैं बी और सी जल में घुलने वाले हैं, बाकी उसके साथ में ए, डी, ई, के ये होते हैं वसा में घुलनशील। कौन सा कीड़ा अपनी मादा की गंध को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है? तो वो कीड़ा होता है रेशम का कीड़ा। आगे बात की जाए पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत भारत में कब की गई थी? तो वर्ष 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी। आयोडीन की कमी से गले में कौन सी बीमारी हो जाती है? घेंगा रोग या गाइटर रोग जो होता है ये हो जाता है। हमारे भोजन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो मुख्य स्रोत के अंतर्गत हम रखते हैं यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को। असम में घर जमीन से 10-12 फीट ऊंचे बांस के खंभों पर क्यों बनाए जाते हैं? तो यहाँ पर कारण होता है भारी बारिश और बाढ़ जो आती है उससे बचने के लिए लोग अपने घर जमीन से 10-12 फीट ऊंचे बांस के खंभों पर बनाते हैं। लद्दाख के घरों की निचली मंजिल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो यहाँ पर जानवर को रखने और सामान भंडारण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एकल परिवार से क्या तात्पर्य होता है? तो ऐसा परिवार जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, वही परिवार यहाँ पर एकल परिवार कहलाता है। शहरीकरण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का पलायन का मुख्य कारण क्या है? यहाँ पर रोजगार, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की तलाश आदि इसमें होते हैं। मनाली में घर किस प्रकार के बने होते हैं? तो पत्थर, लकड़ी या जिनकी छतें ढालू होती है, इस प्रकार के घर मनाली में देखने को मिलते हैं। कांस्य किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? तो तांबा और टीन का ये मिश्रण होता है। खेजड़ी के वृक्ष मुख्य रूप से रेगिस्तानी क्षेत्र राजस्थान में पाए जाते हैं, और इसकी विशेषता होती है कि इनकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। इनकी विशेषता ये होती है खेजड़ी के वृक्षों की। मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा माना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर अक्टूबर से दिसंबर का महीना जो होता है मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा होता है। चांगपा जनजाति के लोग अपने टेंटों को क्या कहते हैं? तो टेंटों को ये रेबो कहते हैं। भारत के किस राज्य में झूम खेती देखने को मिलती है? मिजोरम में यहाँ पर देखने को मिलती है। सौरमंडल का सबसे बड़ा भारी ग्रह बृहस्पति होता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन और भोर का तारा ग्रह कहलाता है, वो होता है शुक्र ग्रह। चलिए, किस तिथि को रात और दिन की अवधि पूरी पृथ्वी के बराबर होती है? मतलब 21 मार्च और 23 सितंबर को यहाँ पर दिन और रात की अवधि पूरी पृथ्वी के बराबर यानी कि 12 घंटे की होती है। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाएगी। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली मुख्य नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां होती हैं जो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम रिक्टर पैमाने और सिस्मोग्राफ का उपयोग करते हैं। तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जानते हैं।
वहीं पर अगले प्रश्न की बात की जाए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर पाया जाता है? तो ये बेरन द्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है सक्रिय ज्वालामुखी। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ये किस फसल के लिए अच्छी होती है? काली मिट्टी से कहते हैं रेगुर मिट्टी को, और कपास की खेती के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। भारतीय संविधान के किस भाग या अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण और सुधार का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पर अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य और अनुच्छेद 48A राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु और राज्य पक्षी कौन सा है? तो राज्य पशु की बात की जाए बारहसिंगा और राज्य पक्षी सारस क्रेन यहाँ पर होता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? कन्नौज यहाँ पर प्रसिद्ध होता है। किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति करते हैं। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया? 2005 में। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी और प्रमुख नहर प्रणाली कौन सी है? शारदा नहर यहाँ पर सबसे लंबी और प्रमुख नहर प्रणाली मानी जाएगी। लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या उपस्थिति कितनी होना चाहिए? तो यहाँ पर कुल सदस्य संख्या का 1/10 यहाँ पर होना चाहिए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल कब मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा 25 जनवरी को। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था? तो यहाँ पर 24 जनवरी 1950 को। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर घट पड़ने नेफेंथिस से जो कीड़े मकोड़ों को शिकार करता है, क्यों करता है? तो ये मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, उनकी कमी को पूरा करने के लिए ये कीड़ों मकोड़ों का शिकार करता है। इसे घट पड़ने कलशवादक भी कहते हैं। पौधों में जल और खनिजों का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो ये हमें देखने को मिलता है जाइलम के द्वारा। एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? इसमें बदबू के लिए मिलाया जाता है, उसे हम कहते हैं मुख्य घटक इसके होते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन, और बदबू के लिए इसमें मिलाया जाता है यहाँ पर इथाइल मरकेप्टेन। ये ध्यान रखिएगा। रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ कहाँ पाया जाता है? इसकी क्या विशेषता? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी जड़ें काफी गहरी होती है, तने में पानी जमा रहता है, ये इसकी विशेषता होती है। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? इसका मुख्य घटक क्या है? सीएनजी जिसे हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, है ना, संपीड़ित गैस कहते हैं। और यहाँ पर मुख्य घटक जो होता है वो मीथेन होता है। फार्मूला यहाँ पर CH4 इसका रहेगा। चलिए, रात में पेड़ों के नीचे क्यों सोना मना किया जाता है? तो यहाँ पर इसलिए कि पेड़ जो होते हैं रात में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस जो होते हैं वो छोड़ते हैं, ऑक्सीजन वो ग्रहण करते हैं, इसलिए मना किया जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग में किस जीव का मुख्य रूप से उपयोग होता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है केचुए का। सहजीविता का सबसे अच्छा उदाहरण लाइकेन किन दो जीवों से मिलकर बनता है? तो ये कवक और शैवाल से मिलकर के यहाँ पर बनता है। कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को काफी पीछे तक यहाँ पर घुमा सकता है, लगभग 270 डिग्री? वो होता है उल्लू। रक्त का रंग लाल रंग किसके कारण होता है? इसमें कौन सा तत्व होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसमें जो तत्व होता है वो होता है आयरन यानी कि लोहा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी होती है? तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड एकीकृत होती है। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए कोई पाठ्य पुस्तक क्यों नहीं है? क्योंकि इस स्तर पर पर्यावरण की भाषा और गणित के माध्यम से ही पर्यावरण को सिखाया जाता है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना ही इसका उद्देश्य यहाँ पर होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की कक्षाओं में क्षेत्र भ्रमण की क्या उपयोगिता होती है? तो यहाँ पर क्षेत्र भ्रमण क्यों करवाया जाता है? क्योंकि बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव, यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपीरियंस बच्चों को प्राप्त हो पाए, इसलिए यहाँ पर क्षेत्र भ्रमण करवाया जाता है। असाइनमेंट या दत्त कार्य देने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो शिक्षार्थी जो होते हैं वो सूचना को खोजने और विचारों के निर्माण के अवसर बच्चों को यहाँ पर मिलते हैं असाइनमेंट से। एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को कितनी मुख्य थीम में बांटा गया है? तो यहाँ पर मुख्य 6 थीम में इसको बांटा गया है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में कविताएं और कहानियां सुनाने से किस चीजों में मदद मिलती है? यहाँ पर स्थानीय और वैश्विक स्तर पर संसार की जो प्रकृति है उसकी कल्पना करने की क्षमता बच्चों में बढ़ती है कविता और कहानी के माध्यम से। ईवीएस में सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर बच्चों के सीखने के व्यवहार का लगातार और चौतरफा मूल्यांकन करना होता है CCE।
प्राथमिक स्तर पर बच्चों में नक्शा पढ़ाने से कौन सी योग्यता विकसित होती है? तो बच्चों को स्थानों की सापेक्ष स्थिति, दिशा और दूरी को समझने की क्षमता बच्चों में विकसित होती है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में करके देखो खंड को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है या कारण क्या है? कि बच्चों को सीधे यहाँ पर प्रत्यक्ष हस्तपैक अनुभव प्रदान करना ही करके देखो को शामिल किया गया है। एक शिक्षक पर्यावरण की कक्षा में बच्चों से खुले अंत वाले प्रश्न क्यों पूछता है? बच्चों में अपसारी सोच और सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए पूछता है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सक्रिय भागीदारी का क्या महत्व है? तो इससे बच्चों में आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान का कौशल विकसित होता है। पर्यावरण अध्ययन में पोर्टफोलियो का क्या है? किसी बच्चे के काम को एक निश्चित अवधि में इकट्ठा किया गया व्यवस्थित रिकॉर्ड या संग्रह होता है, जिसे हम पोर्टफोलियो कहते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण की पढ़ाई में लिंग रूढ़िवादिता को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो वास्तविक जीवन के ऐसे उदाहरण देना जहां महिलाएं या पुरुष गैर पारंपरिक भूमिकाओं में हो, ये यहां पर सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। पर्यावरण की कक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग क्यों जरूरी होता है? क्योंकि ये बच्चों में एक से अधिक इंद्रियों को सक्रिय करके सीखने में प्रभावी यहां पर बनाता है। निदानात्मक परीक्षण करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बच्चों की पढ़ाई में आ रही कमियों और उनके सीखने के अंतरालों को पहचानना यहां पर इसका मुख्य उद्देश्य होता है। बच्चों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए सबसे बेहतरीन गतिविधि कौन सी हो सकती है? किसी एक पौधे को गोद लेकर उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी यहां पर लेना। पर्यावरण की पाठ्य पुस्तकों में परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं को दूर क्यों रखा जाता है? देखिए, क्योंकि प्राथमिक स्तर की बात होती है और बच्चा मूर्त अनुभवों से सीखता है, रटने से नहीं। इसलिए अमूर्त अवधारणाओं को यहां पर दूर रखा जाता है। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका बच्चों को समूह में कार्य देती है, इससे किस सामाजिक मूल्य का विकास बच्चों में होता है? तो बच्चों में आपसी सहयोग और सहकर्मी अधिगम जो होता है वो यहां पर होता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान के निर्माण के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? तो बच्चे की सक्रियता, उसके स्थानीय ज्ञान को स्कूली ज्ञान से जोड़ना जरूरी होता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये कब मनाया जाता है? तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत का पिंक सिटी जयपुर किस विश्व धरोहर में शामिल है? और राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य साइबेरियन केन के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है भरतपुर में, ये भारत का पिंक सिटी जयपुर किस विश्व धरोहर स्थल में शामिल है? तो यहां पर देखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत जो थी भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1992 में ये की गई थी। जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो जैव विविधता बायोडायवर्सिटी का प्रयोग करने वाले वाल्टर जी रोसेन ने 1985 में यहां पर किया था। अगला प्रश्न है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में शामिल है? तो ये जम्मू कश्मीर श्रीनगर में स्थित है। उत्तर प्रदेश का विजयनगर पश्चिम बिहार के जिले में स्थित है। यहाँ पर महोबा जिले में यह स्थित है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? वर्ष 1972 में ये पारित किया गया। वन्य जीव सप्ताह प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है? अक्टूबर के पहले सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जिसे यूनेस्को की मिश्रित धरोहर सूची में शामिल किया गया, ये कहां पर है? तो ये देखने को मिलता है हमें सिक्किम में। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जल स्तर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ध्रुव पर जो बर्फ है वो जमी हुई है और वो पिघलने के कारण से जल स्तर में वृद्धि हो रही है। जल के शुद्धिकरण के लिए घरेलू स्तर पर किस गैस या रसायन का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हम जल के शुद्धिकरण के लिए क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। फ्लोरोसिस बीमारी पानी में किस तत्व की अधिकता के कारण से होती है? तो ये फ्लोराइड की अधिकता के कारण से होने वाली बीमारी होती है। कौन सा प्रदूषण नॉक नी सिंड्रोम के लिए जिम्मेदार होता है? फ्लोराइड प्रदूषण। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर प्रयोग किया जाता है डाबसन इकाई का। किस गैस को दम घोटू गैस कहा जाता है? वो यहाँ पर कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को।
ताजमहल का कैंसर जो है किस परिघटना को कहा जाता है? तो अम्लीय वर्षा के द्वारा जो संगमरमर है वो पीला पड़ जाता है, इसे ताजमहल का कैंसर भी कहा जाता है। वाहनों में ईंधन के रूप में सीएनजी का उपयोग पेट्रोल से बेहतर क्यों होता है? क्योंकि सीएनजी जलने पर सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बहुत कम मात्रा में ये छोड़ती है। घरों में प्रयुक्त होने वाला रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में कौन सी हानिकारक गैस निकलती है जो ओजोन को नुकसान पहुंचाती है? तो यहां पर सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नदियों में प्रदूषण के स्तर को मापने के लिए किस मुख्य संकेतक का उपयोग किया जाता है? तो यहां पर उपयोग किया जाता है बीओडी का। क्रोटन पौधे को किसान अपने खेतों में क्यों लगाते हैं? ये बताने के लिए फसल को कब पानी की आवश्यकता है। तो ये फसल में पानी के इंडिकेटर के रूप में क्रोटन पौधे का उपयोग जो है ये किया जाता है। रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाले कैक्टस पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसके हरे तने और गूदेदार तने में प्रकाश संश्लेषण जो है वो होता है। पश्मीना ऊन किस जानवर के बालों से प्राप्त की जाती है? तो जो चांगथंगी बकरी होती है उससे यहाँ पर ये प्राप्त की जाती है। केचुए के अलावा किस कीट को किसान का अच्छा मददगार माना जाता है जो परागण में मदद करता है? तो मधुमक्खी और तितलियां जो होती है ये काफी ज्यादा मददगार होते हैं। झूम खेती में बांस या खरपतवार को उखाड़ने के बजाय जलाया क्यों जाता है? क्योंकि जलने से जो राख बनती है वो मिट्टी को प्राकृतिक खाद प्रदान करती है, इस कारण से इसे जलाया जाता है। पौधों की जड़ों में पाई जाने वाली गांठों में कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सोखता है? तो यहां पर होता है राइजोबियम जीवाणु। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो यहां पर डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है हरित क्रांति का जनक। देखिए ये भारत की बात हो रही है ना, यहां पर ध्यान रखिएगा। जेट्रोफा पौधे का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो बायोडीजल के लिए इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। मशरूम को पौधे की श्रेणी में क्यों नहीं रखा जाता है? क्योंकि ये एक प्रकार का कवक होता है और इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए इसे पौधों की श्रेणी में नहीं रखते हैं। केले के पौधे की क्या विशेषता होती है जिसे आमतौर पर पेड़ कह दिया जाता है? तो इसमें एक विशाल शाख होता है, इसका तना हरा होता है और नरम होता है, लकड़ी वाला नहीं होता है। दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए पाश्चुरीकरण विधि की खोज जो थी किसने की थी? पाश्चुरीकरण नाम से स्पष्ट है, लुई पाश्चर ने की थी। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून आना, घाव ना भरना किस बीमारी का लक्षण है? यहाँ पर ये लक्षण है स्कर्वी। हमारे दांत और हड्डियों के विकास के लिए कौन से दो खनिज सबसे जरूरी होते हैं? तो कैल्शियम फास्फोरस जो होते हैं ये सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। मच्छरों के काटने से फैलने वाले 3 प्रमुख रोगों का समूह कौन सा है? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जो है ये मच्छरों के काटने से फैलने वाले रोग होते हैं। ओआरएस का घोल जो है किस स्थिति में दिया जाता है? जब बच्चों में दस्त, उल्टी होने पर शरीर में पानी की कमी हो जाती है, उसको पूरा करने के लिए ओआरएस का घोल दिया जाता है। हमारे पेट के अंदर का पाचक रस कैसा होता है? अम्लीय क्षारित ये होता है अम्लीय। कांच के जार और बोतल में अचार भरने से पहले उन्हें धूप में अच्छी तरह क्यों सुखाते हैं? क्योंकि उनकी नमी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए जिससे कि अचार खराब ना हो। नाइट ब्लाइंडनेस जिसे हम रतौंधी भी कहते हैं किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन ए की कमी से। और इसके सोर्स क्या होते हैं? तो यहाँ पर गाजर, पपीता, दूध और हरी सब्जियां इसके सोर्स होते हैं। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जो कि पित्त रस बनाती है? यहाँ पर लीवर होगा हमारा उत्तर। आयोडीन के घोल का उपयोग भोजन में किसकी उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए करते हैं? तो स्टार्च या मंड की उपस्थिति जांचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशीदार नावें जो डल झील में तैरती है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं शिकारा या फिर उसे डोंगा भी कहा जाता है। मिट्टी के घरों की दीवारों को मोटा क्यों बनाया जाता है और उनकी छतों पर नीम या कीकर की लकड़ियां क्यों बिछाई जाती है? गर्मी से बचने के लिए दीवारें मोटी होती है और लकड़ियों कीड़ों से बचाने के लिए लगाई जाती है। इग्लू क्या है? इनमें से कौन सी जनजाति इसे बनाती है? तो इग्लू बर्फ से बना हुआ घर होता है जो कि अर्धगोलाकार होता है और इसे एस्किमो जनजाति बनाई जाती है। यहाँ पर जनजाति का नाम महत्वपूर्ण होता है। चांगपा जनजाति के द्वारा पाले जाने वाले याक के बालों से बनी पट्टियां
को सिलकर जो टेंट बनते हैं उन्हें रेबो कहते हैं, और उनकी पास ही जानवरों को रखने की जगह को क्या कहा जाता है? इसे लेखा कहा जाता है। केरल में नदी पार करने के लिए लकड़ी की बनी छोटी नाव का उपयोग करते हैं किया जाता है, और इसको क्या कहता है? तो इसे कहते हैं वल्लम, है ना। चलिए, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में घरों की छतें कैसी होती है? तो यहाँ पर उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके होते हैं जहां पर ढालू छत होती है जो कि स्लेट या पत्थरों से ढकी होती है। पोचमपल्ली पारंपरिक बुनाई की साड़ियां जो हैं ये तेलंगाना राज्य यानी कि जो पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था इससे संबंधित यहाँ पर पोचमपल्ली की साड़ी होती है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र है, मतलब बर्फीला क्षेत्र है जहां बारिश बहुत ही कम होती है। बिहार में मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए किन प्राकृतिक चीजों का उपयोग करते हैं? तो पीसे हुए चावल के घोल, नील हल्दी, फूलों के रंग आदि का उपयोग इसमें किया जाता है। कुडुख कहाँ के आदिवासी लोगों की स्थानीय भाषा है? तो ये झारखंड के लोगों की है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इस गति को क्या कहते हैं और इससे क्या होता है? तो इसे हम घूर्णन गति कहते हैं, जिससे दिन और रात हमें देखने को मिलते हैं। नीला ग्रह यहाँ पर पृथ्वी को कहते हैं क्योंकि यह अंतरिक्ष देखने पर जल की उपस्थिति के कारण से नीला दिखती है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो कि बुध होता है और यह सूर्य के सबसे नजदीक होता है। लाल ग्रह यहाँ पर हम कहते हैं मंगल को। और क्यों इसका रंग लाल होता है? क्योंकि मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता हमें देखने को मिलती है। विश्व की सबसे गहरी गर्त, है ना, ट्रेंच जो कि है ये किस महासागर में? तो मरियाना ट्रेंच जो है ये प्रशांत महासागर में है, जो सबसे गहरी गर्त यहाँ पर मानी जाती है। श्वेत महाद्वीप या विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अंटार्कटिका जो कि एक बर्फीला क्षेत्र है, इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है और ये विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी है क्योंकि यहाँ पर अनुसंधान वगैरह होते रहते हैं। कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ये तीनों काल्पनिक रेखाएं किस एकमात्र महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से। स्वेज नहर किन दो बड़े सागरों को आपस में जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। चलिए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो यहाँ पर 180 डिग्री देशांतर जो रेखा है उसे हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा से मापा जाता है? ये कहां से गुजरती है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। चिपको आंदोलन के तर्ज पर उत्तर प्रदेश और भारत के में जंगलों को बचाने के लिए राष्ट्रीय वन नीति के तहत कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना आवश्यक है? तो कुल क्षेत्रफल का 33% भाग, मैदानी भागों में 20% और पहाड़ी भागों में 60% ये होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया? तो यहाँ पर रखा गया समवर्ती सूची में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना जो थी ये किस वर्ष हुई थी? इसका मुख्य काम क्या था? तो यहाँ पर वर्ष 2010 में हुई थी और पर्यावरण से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई करना इसका मुख्य कार्य यहाँ पर था। उत्तर प्रदेश के किस शहर को यहाँ पर सिरामिक सिटी या बर्तनों का शहर कहा जाता है? जहाँ मिट्टी के पारंपरिक खिलौने और बर्तन बनते हैं। तो बुलंदशहर का खुर्जा कस्बा जो है वो यहाँ पर सिरामिक सिटी के नाम से जाना जाता है। किसी ग्राम पंचायत के प्रधान को उसके पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव कितने समय के बाद लगाया जा सकता है? तो कार्यकाल शुरू होने के 2 वर्ष बाद में। भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे और अब कितने हैं? तो मूल संविधान में 7 थे, वर्तमान में 6 हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध पर्यावरण के किस संकट से है? तो यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने से है। उत्तर प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघ और गैंडा दोनों के पुनरुत्वास के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर दूधवा राष्ट्रीय उद्यान। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो यहाँ पर राज्यसभा से कहा जाता है कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कौन से होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत क्या है और जिसके भंडार सीमित हैं? कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, प्राकृतिक गैस,
आदि यहाँ पर इसके सोर्स होते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा बनता है? ये उल्टा बनता है, जीव भार का उल्टा होता है, ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है। भारत में सुनामी की भीषण आपदा किस वर्ष आई थी? तो यहाँ पर यह आई थी 26 दिसंबर 2004 को। केंद्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रधानमंत्री यहाँ इसके अध्यक्ष होते हैं। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना किस वर्ष और कहां हुई थी? वर्ष 1986 में यूक्रेन में हुई थी। पारिस्थितिक तंत्र में सफाई कर्मचारी प्रकृति का मेहतर किसे कहा जाता है? घटक को कहा जाता है, जैसे कवक जीवाणु जो होते हैं ये यहाँ पर प्रकृति के मेहतर होते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत 78% होता है। भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत यहाँ पर हुई थी किस राज्य के साथ, किस गांव से? उत्तराखंड के चामोली जिले के रेनी गांव से ये हुई थी। पर्यावरण अध्ययन में टीएलएम का चयन करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह होना चाहिए वो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो, कम लागत वाला हो, बिना लागत वाला होना चाहिए, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का क्या स्थान है? तो इसे एक अनिवार्य और एकीकृत विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। ग्लोब का उपयोग पर्यावरण की कक्षा में किस लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मानते हैं? पृथ्वी के वास्तविक आकार, महाद्वीप, महासागरों की सही स्थिति दिखाने के लिए। बच्चों के पर्यावरण संबंधी अनुभवों को जानने के लिए शिक्षक को क्लास की शुरुआत कैसे करना चाहिए? मस्तिष्क उद्वेलन, ब्रेन स्टॉर्मिंग और अनौपचारिक बातचीत से। सतत और व्यापक मूल्यांकन के तहत व्यापक शब्द का क्या अर्थ है? बच्चों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक सभी पक्षों के विकास जांचना चाहिए। पर्यावरण की कक्षा में रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? लड़के लड़कियों को समान रूप से सभी गतिविधि में शामिल यहाँ पर करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को जल संरक्षण सिखाने की सबसे व्यावहारिक गतिविधि कौन सी होगी? तो यहाँ पर स्कूल या घर के नल से टपकते पानी को रोकने का प्रयास करना, पानी के उपयोग का हिसाब किताब रखना। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों का अत्यधिक महत्व क्यों होता है? तो देखिए, बच्चे अमूर्त शब्दों की तुलना में चित्रों को देखकर जल्दी सीखते हैं, आसानी से अवधारणा को समझ पाते हैं, इसलिए चित्रों का महत्व यहाँ पर होता है। उपचारात्मक शिक्षण कब किया जाता है? निदानात्मक परीक्षण के बाद बच्चों की कमजोरियों को दूर करने के लिए किया जाता है। एक आदर्श पर्यावरण शिक्षक में कौन सा गुण होना चाहिए जो सबसे जरूरी है? तो यहाँ पर शिक्षक को संवेदनशीलता, धैर्य और प्रकृति व बच्चों के प्रति प्रेम शिक्षक में होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर ये थे आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।